हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 11 फ्रिक्शंस को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। हमने इस चैनल पर आपके इस बुक के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है और उनके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है इस बुक का, उस प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उसमें से जाके किसी भी चैप्टर्स के वीडियो को देख सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लास के साथ के शेयर कीजिए और अपनी स्टडी को आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, हमारा ये विज़न रहता है कि हर बच्चे के लिए कि भी वो अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है जो कि बिटवीन टू सरफेस यानी कि बिटवीन टू बॉडीज एक्ट होता है। ठीक है, और ये हमेशा मोशन का अपोज करता है यानी कि मोशन को रेसिस्ट करता है। ठीक है, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है। ठीक है, फ्रिक्शन हर बॉडी के बिटवीन होता है लेकिन वो एक दूसरे के टच में होना चाहिए। ठीक है, हैव यू एवर थॉट वाई बाइसिकल स्टॉप्स व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स? क्या आपने कभी सोचा है कि बाइसिकल जो है ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद में स्टॉप क्यों हो जाती है? बिकॉज एंड वाई रोलिंग बॉल। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बॉल है जो रोल हो रही है, लुढ़क रही है, तो वो कुछ देर के बाद में यानी कि कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद में ऑटोमेटिक रुक जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द स्मूथ सरफेस। मतलब स्मूथ जो सरफेस होता है या वेट सरफेस जो होता है उस पर हमें चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। वाई? ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि वेट या फिर स्मूथ जो आपका सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, रोलिंग बॉल आपकी इसलिए रुक जाती है क्योंकि जो फ्रिक्शन है उस मोशन के अपोज में एक फ्रिक्शन फोर्स ठीक है लगता है जो कि उसकी स्पीड को कम कर देता है, इसलिए वो ऑटोमेटिक ही वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में रुक जाती है। ठीक है, तो इन सब का जो आंसर है वो है फ्रिक्शन। मतलब ये जो सारी सिचुएशंस है जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उनका आंसर है फ्रिक्शन। तो देखो, फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स अपोज द मोशन। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ के लिए आपको जिक्र कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन जो होता है हमेशा मोशन का अपोज करता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन आपका अपोज लगेगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लगता है हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रोल ए बॉल ऑन द ग्राउंड, अगर हम किसी बॉल को ग्राउंड पर रोल करते हैं, यू विल सी दैट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। मतलब वो जो बॉल है वो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक रुक जाती है। ठीक है, तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन। द मोशन ऑफ ए बॉल अपोज बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन जो होता है वो ग्राउंड और बॉल के बिटवीन लगता है, मतलब ग्राउंड की सरफेस और बॉल के बिटवीन लगता है, तो वो उसका अपोज करता है किसका? मोशन का, इसलिए वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्रिक्शन हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोज में ही लगता है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अपोज में लगता है। एंड टेंड टू स्टॉप फ्रॉम मूविंग, यानी कि वो उसको मूविंग कंडीशन से एक तरह से स्टॉप कंडीशन में टेंड करता है, लाता है। फ्रिक्शन आल्सो प्रिवेंट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, यानी कि फ्रिक्शन जो होता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग से प्रिवेंट करता है, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर भी फ्रिक्शन कॉज होता है, इसलिए वो मूव नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पुश द बॉल, अगर हम बॉल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि मूविंग बॉल का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो फ्रिक्शन आपका इधर कॉज होगा अपोजिट डायरेक्शन में। आगे देखो, इन विंटर्स यू ऑफन रब योर हैंड्स, विंटर्स में हम अपने हैंड्स को रब करते हैं
और हम देखते हैं कि हमारे जो हैंड्स है, ठीक है, उनके बिटवीन वार्म फील होता है, हमें गर्म फील होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन कॉज बाय द रबिंग हैंड्स टुगेदर प्रोड्यूस हीट, यानी फ्रिक्शन एक तरह से हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दस वी कैन कंक्लूड दैट फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोज मोशन एंड प्रोड्यूस हीट, ठीक है। तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है और हीट को भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखो फैक्ट फाइल में एक है कि फ्रिक्शन कैन जनरेट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्रिक्शन से हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग सरफेस। अब चलो ठीक है, बार बार सर कह रहे हैं कि फ्रिक्शन कॉज हो रहा है, बट फ्रिक्शन एक्चुअली में क्यों कॉज होता है, ठीक है। तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट कि इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है सरफेस के इंटरलॉकिंग होने से होता है, ठीक है। मतलब जो आपका रफ सरफेस है, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये आपके एक बॉडी का सरफेस है, तो ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर जाता है तो फ्रिक्शन कॉज होता है, ठीक है। देखो नो सरफेस इज कंप्लीट स्मूथ, मतलब कोई भी सरफेस जो है एक तरह से आइडियल स्मूथ नहीं है, कंप्लीट स्मूथ नहीं है, ठीक है। ऑल सरफेस हैव हिल एंड वैलीज, मतलब सब जितने भी सरफेस होते हैं उनमें इरेगुलरिटीज होती है, मतलब हिल्स और वैलीज होती है। व्हेन ए बॉडी इज पुल्ड ओवर द अनदर सरफेस, मतलब जब एक बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी के ऊपर जो है पुल की जाती है, यानी कि फुल फोर्स लगाया जाता है, तो हिल एंड वैलीज, मतलब जो हिल्स और वैलीज होती हैं, ठीक है, तो वो इंटरलॉक हो जाती हैं विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक हो जाती हैं एंड गिविंग राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स कॉज होता है, ठीक है। इट अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, जो कि बॉडी के मोशन को अपोज करता है, मतलब उसके मूवमेंट का अपोज करता है, ठीक है। और उस मूवेबल बॉडी को, मतलब एक तरह से उसकी स्पीड को स्लो करता है। आगे है फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल डिपेंड, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डिपेंड होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम देख रहे हैं ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो बॉडी के वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। मतलब जिस भी बॉडी पर फ्रिक्शनल अपोज हो रहा है। सेकंड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड होता है कि जो सरफेस है वो कितना रफ़ है कितना स्मूथ है, ठीक है। अगर ज़्यादा रफ़ है तो सरफेस ज़्यादा रफ़ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, यानी कि सरफेस पे भी फ्रिक्शन डिपेंड होता है और वेट ऑफ द बॉडी पर तो फ्रिक्शन डिपेंड ही होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस बिटवीन टू पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस, यानी कि जो स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन का फोर्स कम होगा, और स्मूथ नहीं होगा इट मीन्स रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। एंड थर्ड है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट टू बॉडीज, यानी कि एरिया पर जो है हमारा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता कि ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वेट पे डिपेंड करता है और सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्टिविटी फर्स्ट टू सी द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द डिफरेंट सरफेस, मतलब अलग अलग तरह की जो सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है स्मूथ सरफेस पे अलग होता है, मतलब बहुत कम होता है, और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को हम एक्टिविटी से कर सकते हैं, जैसे हम एक पेंसिल लेंगे और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे शीट ऑफ प्लेन पेपर, ठीक है, प्लेन पेपर की शीट को लेंगे, या फिर हैंडकरचीफ लेंगे और एक पीस ऑफ ग्लास लेंगे, ठीक है। मतलब ये अलग अलग जो है हम सरफेस ले सकते हैं, और फिर हम उस पेंसिल को उन सरफेसेज पर रोल करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि किस पर जो है
ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम रोल हो रहा है और किस पर मिनिमम रोल हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो रफ़ सरफेस हैं उन पर जो है मिनिमम रोल होगा और जो स्मूथ है उन पर एक तरह से सबसे ज़्यादा रोल होगा। कौन? पेंसिल। आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। तो फ्रिक्शन जो होते हैं मैनुअली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो हम इन तीनों को यहाँ पर कंप्लीट थोड़ा-थोड़ा स्टडी करेंगे। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन उन बॉडीज़ में लगता है जो रेस्ट में होती है, ठीक है। मतलब उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट में है, जो कि मूवमेंट में नहीं है। इवन थ्रो एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम बिफोर एन ऑब्जेक्ट सेट्स इनटू मोशन स्टैटिक फ्रिक्शन हैज़ बीन टू बी ओवरकम। मतलब जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेट इनटू द मोशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट को मोशन में सेट किया जाता है, यानी कि जब उनको थोड़ा हम मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो जो फ्रिक्शन है, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, वो ओवरकम होता है, मतलब वो कम होता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू मूव ए हैवी बॉक्स। मान लीजिए कि बॉक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी है, वजन ज़्यादा है, और जैसे हम इसको मूवमेंट कराना चाहेंगे द बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर अगर हम इसको मूवमेंट कराना चाहेंगे तो ए फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो हमें उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी सो दैट इट कैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब वह फोर्स इसको रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में लाएगा। तो जब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी जनरेटेड बिटवीन टू स्टैटिक सरफेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि एक स्टैटिक सरफेस है और नीचे का सरफेस भी स्टैटिक है, ठीक है। तो इससे दोनों की स्टैटिक पोजीशन को मूवमेंट में लाने के लिए जितने मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उस फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे देखो स्टैटिक के बाद है स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइडिंग का मतलब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है स्लाइड होता है, मतलब इसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि बॉडी मूवमेंट करती है। सो इट इज अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। मतलब यहाँ पर एक बॉडी स्टैटिक होती है, मतलब एक बॉडी तो फिक्स होती है। मान लीजिए कि ये एक प्लेन है और इस पर एक पेंसिल को हम क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाली स्टैटिक है बट पेंसिल क्या है? मोशन में है। तो यानी कि वन बॉडी जो है आपकी वो स्लाइड में होगी, यानी कि मोशन में होगी, और एक बॉडी आपकी स्टैटिक होगी। फॉर एग्जांपल जैसे वुडन ब्लॉक को हम एक्सपीरियंस करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब वुडन के ब्लॉक को हम स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया जिसमें कि किसी चीज़ को स्लाइड किया जाता है। और रोलिंग में रोल अप किया जाता है, मतलब कंप्लीट रोल अप किया जाता है। तो दिस अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली रोल ओवर द सरफेस। मतलब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल होती है, ठीक है। तो हम इसे रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रोलर स्केच, ठीक है, हैव व्हील्स दैट हेल्प इन द मूविंग वेरी फास्ट। मतलब जो रोलर होते हैं, ठीक है, उनके जो व्हील्स होते हैं या फिर किसी भी व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं ये, ठीक है, तो इनमें जो मोशन है वो बहुत फास्ट होता है बिकॉज इनमें जो है रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट होता है। मतलब इनमें फ्रिक्शन, तो हम कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। वही जो 3 फ्रिक्शन है, एक तो है आपका स्टैटिक, एक है स्लाइडिंग, एक है रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन बीच का होता है, ठीक है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब स्टैटिक कंडीशन में है तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। देखो ये स्केटिंग करते टाइम जो है पहिए रोल अप होते हैं तो इसमें सबसे कम फ्रिक्शन होता है, यानी कि हम स्केटिंग में हमारा मोशन ज़्यादा होता है। जिसमें फ्रिक्शन कम होता है ना उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, और जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है उसमें मूवमेंट कम होता है। यहाँ पर देखो रिमेंबर में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग। देखो स्टैटिक जो है दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज लेस होता है स्लाइडिंग से, ठीक है। तो ध्यान देना कि रोलिंग लेस है स्लाइडिंग से और स्लाइडिंग से ज़्यादा है स्टैटिक। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ? स्टैटिक, और सबसे कम कौन हुआ? रोलिंग, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। आगे है टू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग
ठीक है। इसको शो करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि कौन सा फ्रिक्शन जो है कम होता है। तो देखो, टेक ए बुक, प्लेस इट ऑन टेबल, ठीक है। एक बुक को टेबल पर रखना है और उसको पुश करना है, मतलब उसको स्लाइड करने के लिए पुश करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट। नाउ प्लेस द बुक ऑन द 3 पेंसिल्स। अब क्या करना है, मान लीजिए कि उस बुक को, ठीक है, जिसको हम स्लाइड कर रहे थे इस टेबल पर, ठीक है, तो वो कितना सा स्लाइड कर पाती है ये हम नोटिस कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर 3 पेंसिल लगा देंगे बीच में, ठीक है, और फिर हम उसको क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो हम देखेंगे कि पेंसिल लगाने से जो है बुक क्या होगी, रोल हो गई, तो वो ज़्यादा एक तरह से डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से एक तरह से ज़्यादा होता है। तो ये 3 टाइप के फ्रिक्शंस हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शंस, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शंस क्या होता है सर, तो लिक्विड और गैसेज, ठीक है, ये दोनों स्टेट्स में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शंस, ठीक है। ऑल फ्लूइड्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट दैट मूव थ्रू देम। मतलब जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, चाहे लिक्विड्स हो चाहे गैसेज हो, ठीक है, वो भी एक फोर्स अप्लाई करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर जो कि इनमें से होकर जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, विच इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर ड्रैग, ठीक है, ड्रैग भी बोल सकते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय ए गैसेज और लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द शेप, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उनकी शेप पे भी डिपेंड होता है और मटेरियल पर डिपेंड होता है कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, या फिर स्पीड पे भी डिपेंड होता है, ठीक है, तीनों पे डिपेंड होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना। अब देखो, जितने भी हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या तो वो पानी में चलते हैं या फिर हम देखते हैं कि हवा में चलते हैं, ठीक है। तो हवा और पानी में चलने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका एक शेप होता है। जैसे कि आप एरोप्लेन का शेप देख लो, कौन सा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है। एरोप्लेन का शेप, पक्षियों का शेप यानी बर्ड्स का शेप, ठीक है, और फिश का शेप, ठीक है। इन सब का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि आगे से नैरो होता है और पीछे से वाइडर होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आगे से जो होता है नैरो होता है, पीछे से तो कैसे हो सकता है। तो आगे से नैरो होने का मतलब तो होता है शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप, ठीक है। नैरो इन द फ्रंट, मतलब फ्रंट आगे से नैरो होता है और पीछे से, ठीक है। एंड ब्रॉड एट द मिडिल, और मिडिल में कैसा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, आगे से नैरो है, पीछे से नैरो है और मिडिल में थोड़ा ब्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। और स्ट्रीमलाइंड शेप इसलिए हम रखते हैं जिससे कि फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही कम लगता है, ठीक है। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट बोट एंड शिप, हाँ, बोट जो होती है या शिप जो होते हैं, ठीक है, उनका भी शेप ऐसे होता है क्योंकि बोट और शिप जो होती है लिक्विड में ही चलती है, यानी कि पानी में ही चलती है। तो यानी कि स्ट्रीमलाइंड शेप पे डिपेंड होता है इनका फ्रिक्शन, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कम करना है तो शेप स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स आर नैरो फ्रॉम द फ्रंट, मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो नैरो होते हैं सामने से, सो एज टू रिड्यूस ड्रैग, मतलब वो ड्रैग को रिड्यूस कर सके, और ड्रैग क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। द स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ ए फिश, ठीक है, फिश की भी शेप ऐसी होती है जिससे कि वो अच्छे ईजिली मूव कर सके, ठीक है, वाटर में, ठीक है। एंड एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, ठीक है, मिसाइल्स, इन सब की शेप जो होती है स्ट्रीमलाइंड ही रखी जाती है। अब बात करते हैं कि जो लिक्विड्स और गैसेज होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम फ्रिक्शन, मतलब कम फ्रिक्शन जो है कॉज करते हैं कंपेयर टू सॉलिड, यानी सॉलिड के बजाय लिक्विड और गैसेज में जो फ्रिक्शन होता है वो वैसे भी कम ही होता है। आगे देखो, टाइम टू आंसर्स है। इज ए फोर्स ऑफ अपोज मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिक्विड यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड और गैसेज में जो लगता है उसको बोलते हैं हम फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है सॉलिड फ्रिक्शन के, ठीक है। एक मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें स्लाइड आ सकता है, इस पर रोल आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज मोर ऑन ए रफ सरफेस एंड कंपेयर टू ए स्मूथ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर रफ आएगा, यहाँ पर स्मूथ आएगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। कौन सा फ्रिक्शन स्लाइडिंग से मोर देन होता है, तो स्टैटिक, इसमें स्टैटिक आएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, इसमें ड्रैग आएगा।
नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। चलो ठीक है, फ्रिक्शन तो लगता है बट इनके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या इनके डिसएडवांटेज है वो हम देख लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट देखो, सब एडवांटेज हम पहले एडवांटेज देख रहे हैं कि फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है हमारे लिए। तो देखो वी आर अवेल टू वॉक ऑन ग्राउंड इजीली ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी कि हम जो है ग्राउंड पर इजीली वॉक कर सकते हैं, वो फ्रिक्शन के ही कारण कर सकते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम इजीली वॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फिसल जाएंगे। ठीक है, हमारी फिट और जो ग्राउंड होता है उसके बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिससे कि हम इजीली वॉक कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट यू हैव टू बी वॉक केयरफुली ऑन ए मार्बल फ्लोर। ठीक है, मार्बल फ्लोर पर हमें बहुत केयरफुली वॉक करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। और क्यों होता है कम? क्योंकि स्मूथ सरफेस के कारण होता है। ठीक है, आइस पर भी हमें बहुत ईजिली वॉक करना पड़ता है, बहुत। ठीक है, क्योंकि आइस भी जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। तो जितने भी स्लिपरी और स्मूथ सरफेस होती है उन पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, सो हमें इजीली वॉक करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हीकल्स स्काइड ऑन वेट और ग्रीसी रोड एज फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम करने के लिए जो व्हीकल्स हैं उनको स्काइड किया जाता है, यानी कि उनके टायर में जो है ट्रीटेड होते हैं। टायर ऑफ व्हीकल आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, तो वो ट्रीटेड इसलिए होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, द व्हीकल्स विदाउट ट्रीटेड टायर्स टेंड टू बी स्काइड, मतलब जो जिस टायर में जो है ट्रीटेड नहीं होंगे, ठीक है, तो वो स्काइड मतलब उनमें स्लाइडिंग हो सकती है। टायर आर ट्रीटेड बाय मेकिंग ग्रुप्स, मतलब इनमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिससे कि इनको ट्रीटेड किया जाता है, मतलब इनको बेटर ग्रिप दिया जाता है ताकि इनकी पकड़ अच्छी हो सरफेस पर या रोड पर। नेक्स्ट है स्पाइक्स प्रोवाइड अंडर द शूज, शूज के नीचे स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि प्लेयर्स और जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनका फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और वो उनकी ग्रिप जो है ग्राउंड पर पकड़ जो है वो मजबूत बन जाए। ठीक है, वी आर अवेल टू राइट ऑन पेपर, मतलब हम पेपर पर लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पेन और पेंसिल जो होता है वो पेपर की सरफेस के बिटवीन उन पर फ्रिक्शन अप्लाई होता है और फ्रिक्शन के कारण ही हम लिख सकते हैं। अगर पेपर का जो सरफेस है वो स्मूथ कर दिया जाए तो हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखो द ब्रेक्स ऑफ मूविंग व्हीकल कैन हेल्प टू, यानी कि मूविंग व्हीकल के जो ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। सॉरी, उनमें फ्रिक्शन बढ़ता है तभी जाके जो हमारा व्हील्स है, ठीक है, हमारे जो व्हीकल के जो व्हील्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट है ए मैचस्टिक कैच फायर। ठीक है, मैचस्टिक फायर को कैच करती है जब उनको रब किया जाता है, ठीक है, मैच बॉक्स के सरफेस पर। ठीक है, तो उनमें उनके विटामिन भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन हैज़ सम डिसएडवांटेज आल्सो विच फॉलोज, मतलब फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जो नीचे हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, देखो द सरफेस ऑफ स्क्रू एंड बॉल बियरिंग, ठीक है, इन मशीन्स बियर आउट, मतलब जो बॉल बियरिंग की सरफेस होती है वो बियर आउट हो जाती है, मतलब वो घिस जाती है। ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, ये हमें एक तरह से डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, हमारे शूज़ वगैरह जो होते हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो भी उनका जो सॉल होता है वो नीचे से घिस जाता है चलते चलते। ठीक है, स्लीपर्स वगैरह का, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कॉज डैमेज टू मशीन, मतलब मशीन में जो है फ्रिक्शन डैमेज कॉज करता है, बिकॉज फ्रिक्शन से टेम्परेचर जो है मशीन्स का बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से डैमेजिंग भी बढ़ जाती है। और जो हमें आयरन लॉसेज तो होते ही हैं, मतलब जो हमारे पार्ट्स हैं वो एक तरह से डैमेज होते हैं फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कॉज बियर एंड टीयर, फ्रिक्शन से बियर और टीयर तो होता ही है। सोल के पता ही है, शूज के जो सोल हैं, ठीक है, वो एक तरह से घिस जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रिक्शन कॉज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यानी फ्रिक्शन एनर्जी को वेस्ट करता है, तो यस, ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट रिक्वायर मोर फोर्स, मतलब अगर ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं तो ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो सिंपल सी बात है एनर्जी का वेस्ट होगा। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रिक्शन को हटाने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है एक्टिविटी 3 टू शो दैट वियर एंड टियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बिल्कुल सही है, इसमें तो सोचना है ही नहीं है, क्योंकि हम ये हमारी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे जूते जो होते हैं वो घिस जाते हैं, हमारे स्लीपर्स भी घिस जाते हैं। आगे देखो, वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द इंक्रीजिंग ऑफ द रफनेस ऑफ सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस है उसकी रफनेस को बढ़ाने से जो है फ्रिक्शन अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो जैसे शूल वगैरह, जो हमारे शूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो नीचे उनके ग्रुप्स होती हैं। तो ग्रुप्स इसलिए होती है शूज़ में या टायर में, ठीक है, टायर को भी ट्रीटेड किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, और फ्रिक्शन बढ़ने से जो है ऑब्जेक्ट की ग्रिप अच्छी होती है। ठीक है, ग्राउंड पे या फिर सरफेस पे। नेक्स्ट है बाय ड्राइंग द सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस को ड्राई कर दो तो उसमें अपने आप ही फ्रिक्शन एक तरह से बढ़ जाता है, बिकॉज ड्राइंग ऑफ द सरफेस इज अनदर वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सैंड एंड ग्रेवल आर थ्रोन ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो बरसात के समय में ग्राउंड पर जो है सैंड वगैरह डाली जाती है। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से अपनी बॉडी पर एक तरह से मिट्टी लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि बेटर ग्रिप के लिए, क्योंकि स्वेटिंग से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो एक तरह से कम हो जाता है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ ब्रेक पैड्स। ठीक है, ब्रेक पैड्स का यूज करते हैं हम ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, ठीक है, और हमारा जो है साइकिल रुक जाए। फैक्ट पहले हम देखते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन इज यूज टू बी वाटर पार्क्स में फ्लूइड फ्रिक्शन का यूज किया जाता है सो दैट वी कैन स्लाइड स्मूथली, ताकि हम स्मूथली स्लाइड कर सके। और नेक्स्ट हम देखते हैं वेज टू बी रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हमने ये देख लिया कि भाई हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन को हम कैसे घटा सकते हैं, यानी कि फ्रिक्शन को घटाने के, यानी कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। कभी कभी हमें फ्रिक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं पर हमें फ्रिक्शन को घटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला है बाय लुब्रिकेंटिंग द सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस को लुब्रिकेंट करने से फ्रिक्शन एक तरह से रिड्यूस हो सकता है। देखो, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का सबसे इम्पोर्टेंट ये जो मेथड है, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ज़रूरी है। लुब्रिकेंट्स लाइक जैसे ऑयल है, ग्रीस है, ठीक है, वो हम अप्लाई कर देते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि आपकी जो बाइक्स वगैरह होती है, फिर जो साइकिल्स होती है, ठीक है, उनके पार्ट्स पर हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, मतलब ग्रीस वगैरह लगा देते हैं या फिर ऑयल कर देते हैं, जिससे जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें फ्रिक्शन एक तरह से रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है द पॉलिशिंग ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस को पॉलिश करने से भी फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो इरेगुलरिटीज होती है, ठीक है, सरफेस पर वो कवर्ड हो जाती है, यानी कि हमारा जो सरफेस होता है वो स्मूथ बन जाता है। ठीक है, मतलब रफ से स्मूथ बन जाता है, और स्मूथ पर तो वैसे ही फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग व्हील्स, ठीक है, या बॉल बेयरिंग। ठीक है, बॉल बेयरिंग का यूज करके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, व्हील्स का यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है बाय स्ट्रीमलाइन शेप, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन उस पर कॉज होता है, तो उसकी शेप को स्ट्रीमलाइन करके हम उस पर जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीमलाइन जो शेप होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है। आगे है क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स है। तो देखो, ग्रुप्स आर मेड ऑन द अंडर साइड ऑफ शूज टू मेक द सरफेस स्मूथ, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ए सरफेस डिक्रीज फ्रिक्शन, लुब्रिकेटिंग करने से जो फ्रिक्शन होता है वो डिक्रीज होता है, ये राइट है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कॉज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ये भी राइट है, मतलब ट्रू है। नेक्स्ट है यूज ऑफ व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग इंक्रीज फ्रिक्शन, तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि व्हील्स और बॉल बेयरिंग यूज करने से जो फ्रिक्शन है वो एक तरह से डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट स्टडी समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देखना चाहते हो या फिर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो, तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और आप जो है इस बुक के सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, आई रिक्वेस्ट टू टू एंड अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।